हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डे 38 में आज हम 100 डेज ऑफ जेई एडवांस के जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे और सर्कल्स के सवाल करेंगे, कुछ एक दो सवाल लाइंस के भी कर लेंगे। तो पहले सिंगल चॉइस क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन फटाफट। और अच्छा प्यारा सवाल है। तो इसमें दे रखा है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाइए, है ना, जो टेंजेंट बनाते हैं ना अपन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से इस सर्कल पे, और वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बी से पास कर रही है, और ए और बी से टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो पी क्यू है, तो ए बी की लेंथ क्या होगी। तो अगर अपन देखें, मान लो ये आपका सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वाला। तो आप जानते हैं कि यार इसका सेंटर जो है ये ओरिजिन हो जाएगा, और जो रेडियस होगा वो ए के बराबर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर पॉइंट हमने ले रखा है ए, उसको बोल देते हैं अपन अभी के लिए x1 y1। तो यहाँ से आपने ये बनाया टेंजेंट, इन्हीं की जो लेंथ है इन दोनों टेंजेंट की बराबर होती है। और ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर आ रही है अपने पास, p के बराबर आ रही है। तो यहाँ पर जैसे मान लो आपने यहाँ पर टेंजेंट बना दिया, तो ये लेंथ p के बराबर हो जाएगी, पहले वाले टेंजेंट की जो लेंथ है। इसी तरह दूसरे वाले टेंजेंट की लेंथ भी किसके बराबर हो जाएगी, p के बराबर। अब इसकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट b पॉइंट से पास कर रही है, जिसको अभी के लिए अपन बोल देते हैं इसके केस के अंदर x2 y2। और इधर से टेंजेंट अगर अपन बनाएंगे तो उसकी लेंथ आ रही है q। तो अब बोल रहा है ये ए बी के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो अब देखने पे खतरनाक लगता है, तो थोड़ा सा सोचेंगे ना तो बड़े आराम से हो जाएगा। करना कैसे अप्रोच, देखो, ए से मान लो आप लिखने जा रहे हो, तो अगर अपन यहाँ पर ए से लिखेंगे तो टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला होता है अपने पास रूट ऑफ s1, पावर ऑफ अ पॉइंट से करते हैं ना। तो रूट के अंदर x1 y1 रख दो, तो सर्कल की इक्वेशन में, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये लेंथ आ रही है p के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये रूट आपका हट जाएगा और p स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह x2 y2 से जो लेंथ आ रही है, ये आ रही है x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये हो गया q स्क्वायर के बराबर, है ना। पी क्यू के टर्म्स में आपको ए बी की लेंथ चाहिए, तो ए बी की जो लेंथ होगी आपके पास, ये होगी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसका ब्रैकेट अगर अपन खोल दें तो आपके पास x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, y2 स्क्वायर, और माइनस के अंदर हमारे पास 2x1 x2 2y1 y2 आएगा। तो अब इसकी लेंथ के लिए क्या करें, हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखते हैं पहले x1 y1 से। तो t बराबर 0 करके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आती है, जिसकी इक्वेशन हो जाएगी x x1 प्लस y y1, और बराबर में आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर। और ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, बी पॉइंट से, तो आप इसमें x2 y2 रख दो, यानी x1 x2 प्लस y1 y2, इसकी वैल्यू भी हो गई a स्क्वायर के बराबर। तो अब आप क्या कर सकते हो यार, इस a स्क्वायर को आप x1 x2 प्लस y1 y2 लिख दो, इस a स्क्वायर को भी आप x1 x2 प्लस y1 y2 लिख दो, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो ऐड करने पर इधर आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, y की वजह से y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और माइनस के अंदर दो बार x1 x2 y1 y2, ये आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्योंकि रूट लगा हुआ है तो हमें भी रूट लगाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसमें आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये सारी चीजें कवर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन सर्कल्स वाले। तो इसके अंदर बोल रहा है कि ये एक ऐसा, चाहिए इंटीजर पार्ट है, थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छे से। इंटीजर पार्ट ऑफ p+1 कॉमा इंटीजर पार्ट p जो है, ये सर्कल के अंदर लाई करता है, वो रीजन जो इन दोनों सर्कल से बाउंडेड है। जैसे मान लो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अच्छा इंटरसेक्ट करते हैं, ये कैसा पता चलता है कि सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है c1 c2, ये रेडियस के सम से छोटी हो जाएगी, रेडियस के डिफरेंस से बड़ी हो जाएगी। तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे इसका सेंटर 1 0 आ रहा है, रेडियस 4 आ रहा है, दूसरे वाले का सेंटर जो आ रहा है ये भी 1 0 आ रहा है, और रेडियस आई थिंक 2√2 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये तो कॉन्सेंट्रिक ही हो गए, मतलब दोनों का सेंटर सेम ही है, और आपका पॉइंट जो होगा वो यहाँ लाई करना चाहिए। तो इसके केस के अंदर आपका ऐसा हो गया कि पावर ऑफ अ पॉइंट से करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि पहले वाले में जब पुट करें, तो पावर ऑफ अ पॉइंट जो होगा वो उसके पहले वाले के अंदर है तो नेगेटिव पावर ऑफ अ पॉइंट, दूसरे वाले के बाहर है तो पॉजिटिव पावर ऑफ अ पॉइंट। या डिस्टेंस से कर सकते हो कि सेंटर से डिस्टेंस जो है वो अंदर वाले रेडियस से बड़ा होना चाहिए, 2√2 से बड़ा, और बाहर वाले रेडियस से छोटा, 4 से छोटा। तो दोनों का सेंटर सेम है। पहला वाला है x-1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, और दूसरा वाला है आपके पास x-1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 2√2 का स्क्वायर। मैं पावर ऑफ अ पॉइंट से कर रहा हूँ, तो इंटीजर पार्ट p को t ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना बेटा, 1 बाहर आ जाता है इंटीजर पार्ट से, तो पहला वाला पॉइंट t+1, दूसरा t लिख सकते हैं। तो इनको पुट कर दो। तो फर्स्ट वाले में अगर अपन पुट करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर 16 से छोटा आएगा, और सेकंड वाले में पुट करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर 8 से बड़ा आएगा।
तो आपका जो टी स्क्वायर है, यानी आपके जो इंटीजर पार्ट ऑफ पी का होल स्क्वायर आपके पास यहाँ पर देखने पर आ रहा है, ये आपके पास 4 से बड़ा और इसके साथ साथ 8 से छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब इंटीजर पार्ट पी जो आएगा आपके पास, ये आपके पास कहाँ आ जाएगा, 2 से 2√2 के बीच में आ जाएगा। या फिर अगर आप इसके केस के अंदर माइनस वाला पोर्शन लेंगे तो इसके, अच्छा इनसाइड द पोर्शन बोल रहा था, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउटफुल है। देखो, अगर इनसाइड के अंदर ये बाउंड्रीज भी अपने पास इसके केस में इंक्लूडेड हो गई कि भाई बाउंड्रीज भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर इक्वल टू वाला पार्ट भी आ जाना चाहिए। तो ये जरूर इसके केस के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर इशू है कि बाउंड्री जो आ रही है वो बाउंड्री अपन ने इंक्लूड करी है या नहीं करी है, तो वो देखना चाहिए। तो खैर, अगर मान लो बाउंड्री इंक्लूड हो भी जाए तो ये पॉजिटिव के लिए, और सेम चीज आपके पास नेगेटिव के लिए भी इस तरह से आ जाएगी। तो इंटीजर पार्ट भी इंटीजर ही है, तो जैसे 2√2 से 2 के बीच में एक ही इंटीजर होता है 2, तो उसके केस में इंटीजर पार्ट पी 2 है तो पी आपका 2 से 3 ऐसा आ जाएगा, या -2 है तो -2 से -1 आ जाएगा। पर आई थिंक यहाँ बाउंड्रीज का थोड़ा सा इशू है। तो हमने क्या किया, मैं एक बार समराइज करके बता देता हूँ। पहले +1 अपन ने बाहर ले लिया इंटीजर पार्ट पी से, इंटीजर पार्ट पी को टी बोल दिया था। तो t+1, t पॉइंट है लाइंग इनसाइड द रीजन है बाउंडेड बाय द सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इनसाइड मतलब इसके अंदर होना चाहिए। अब अगर इनसाइड की ही बात कर रहे हैं तो टेक्निकली तो ये इक्वल टू यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो उसके केस में तो पॉइंट ही नहीं मिलेगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो अगर इनसाइड ही है तो हम अगर देखेंगे तो बाहर वाले सर्कल के अंदर है, तो बाहर वाले सर्कल में t+1, t रखा और पावर ऑफ अ पॉइंट नेगेटिव कर दिया, तो उसमें फिर इक्वल टू आएगा ही नहीं। 2t² 16 से छोटा, और इधर t+1, t रखा तो 2t² आ रहा है 8 से बड़ा। तो टी स्क्वायर आपका 4 से 8 के बीच में आ रहा है। 4 से 8 के बीच में किसी भी इंटीजर का स्क्वायर होता नहीं है, तो वहां नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये लैंग्वेज इनको अच्छी लिखनी चाहिए थी, बट कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो इंटीजर पार्ट t2 आ जाता तो क्लोज 2 से ओपन 3, 1 आ जाता तो क्लोज 1 से ओपन 2। तो इस तरह से अपन इसके साथ डील कर सकते थे, है ना। एग्जैक्ट जो भी हमारा तरीका है वो तो यही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है एबीसी ट्राइंगल। फिर से देखो, लोकस आ गया, लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर निकालना ना थोड़ा महंगा ऑपरेशन है यार। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि सरकम सेंटर तो हमें पता है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों पॉइंट इसी पे हैं। ए आप देखो इसके ऊपर लाई कर रहा है -5 ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बी वाला नहीं, हाँ सॉरी, ये दोनों इस पे लाई नहीं कर रहे, तो एक बार वापस बना देते हैं। तो ए और बी आपके -5 है, सी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ए हो गया -5 बी हो गया आपके पास 7, -1। वर्टेक्स सी लाइज ऑन द सर्कल जिसका ये डायरेक्टर सर्कल है। तो वर्टेक्स सी उस सर्कल पे है जिसका ये डायरेक्टर सर्कल है, तो सेंटर तो वही होता है। मतलब ये वाला जो सर्कल है ये r√2 के स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका रेडियस 10 है, मतलब r√2 आपका 10 है। तो जो आपका आर स्क्वायर आ जाएगा ये 100/2 यानी 50 आ जाएगा। मतलब जो सी है ये सी किस सर्कल पे लाया करेगा, x² + y² = 50 पे। और यहाँ आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ए और बी भी तीनों इसी सर्कल पे लाया कर रहे हैं, तीनों इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x² + y² = 50 वाली। तो सी वाले को अपन ले लेते हैं यहाँ से r cos θ, r sin θ, 5√2 cos θ, 5√2 sin θ। तो इसके केस के अंदर आपका जो सेंट्रॉइड आ रहा है, तो सेंट्रॉइड आपका आ जाएगा -5 + 7 + 5√2 cos θ अपॉन में 3। y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 -1 + 5√2 sin θ अपॉन में 3। सर्कम सेंटर इसी सर्कल का सेंटर है जो कि आ रहा है ओरिजिन के बराबर, और ऑर्थो सेंटर का लोकस आपको निकालना है। प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं बेटा कि सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को। तो 2 × 0 + 1 × h/3 ये आ जाएगा 2 + 5√2 cos θ बाई 3 के साथ। तो आप क्या करेंगे, 3 कैंसिल करके 2 उधर भेज देंगे, तो h-2 हो गया 5√2 cos θ। इसी तरह 2:1 y पे लगाएंगे तो k/3 आ जाएगा 4 + 5√2 sin θ/3। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 उधर भेज देंगे। तो ये बन जाएगा h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर बराबर 5√2 cos θ का स्क्वायर प्लस 5√2 sin θ का स्क्वायर। अब आप h और k को xy रख सकते हैं। तो कई बार डायरेक्टली ऑर्थो सेंटर नहीं निकालना होता, सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर में 2:1 लगा सकते हैं। सेंट्रॉइड तो डायरेक्ट आ जाता, सर्कम सेंटर के लिए वर्टेक्स सी का हमें पॉइंट चाहिए था, तो डायरेक्टर सर्कल ये जिसका है वो सर्कल चाहिए था, तो वो सर्कल हमने जब निकाला सी जिस पे ए बी भी उसी पे लाई कर रहा था, तो उसका फायदा हो गया और सर्कम सेंटर डायरेक्टली आ गया बिना कैलकुलेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मैं जनरलाइज करके एक रिजल्ट बता देता हूँ आपको, इसको उसमें लगा देंगे।
तो दो सर्कल दे रखे हैं आपको, जैसे इसका सेंटर 0 0 रेडियस 1, इसका 4,0 रेडियस 3 है। तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये इस तरह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टच कर रहे हैं, इस तरह से इनका ये चल रहा है कार्यक्रम। फिर यहाँ पर क्या है, इनका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा यहाँ पे कहीं पे बाहर, तो हमें उस सर्कल का रेडियस बताना है जो इन दोनों के साथ साथ इसे भी टच कर रहा है। तो अब यहाँ पर अब चीज क्या इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पर मैं इसका सेंटर C1 ले लेता हूँ, C2 ले लेता हूँ, ये जो हमें सर्कल जिसका रेडियस निकालना है इसका हम सेंटर अभी के लिए C ले लेते हैं। तो क्योंकि ये टच कर रहे हैं तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस C1 जो होगा ये R प्लस R1 यानी R प्लस 1 हो जाएगा, और ये इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है आपके पास किसके बराबर होती है लेंथ, रूट में C1 का स्क्वायर, C1 C2 है तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, C1 C2 सेंटर है तो C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब स्पेशली इस तरह के केसेस में जहां पर सर्कल टच करते हैं तो वहां पे C1 प्लस सी मतलब R1 प्लस R2 हो जाता है सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो वहां पर आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 4 रूट R1 R2 आ जाती है, 4 बार ले लिया। तो यहाँ पर इसकी जो ये वाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है C1 और C की, आप इसको लिख सकते हो 2 रूट छोटे वाले सर्कल का रेडियस इंटू 1, और प्लस के अंदर अगर आप इन दोनों को लें C2 वाला, तो इसके अंदर इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी 2 इंटू रूट के अंदर R इंटू 3, और ये बराबर हो जाएगा C1 C2 का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये C1 C2 का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 3। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, रूट आर कॉमन ले लेंगे, है ना, 2 तो कट जाएगा, आपके पास इधर आएगा 1 प्लस रूट 3, और इधर आपके पास बचेगा रूट 3। तो अब आप यहाँ रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड करके ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट तरीका था, क्योंकि ज्योमेट्री, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है हमारे लिए। नेक्स्ट भी इसी तरह एक्सटर्नल टेंजेंट, उसी को डायरेक्ट बोलते हैं, उसकी लेंथ पर बेस्ड है कि दो सर्कल्स हैं जिनके एक्सटर्नल टेंजेंट की जो लेंथ है ये इसके बराबर है 36 के, यानी कि रूट में C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 36 के। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स, बोलिए बेटा दो सर्कल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है कैसे निकालते हैं, दोनों के सेंटर्स के डिस्टेंस में से अपन R1 प्लस R2 हटा देते हैं, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो C1 C2 माइनस R1 प्लस R2, ये बराबर हो गया आपका 14, और बोल रहा है रेडियस ऑफ लॉन्गर सर्कल, उसको R1 मान लेता हूँ, ये स्मॉलर का 4 टाइम्स है तो R1 को 4R2 लिख दिया। अब पूछ रहा है रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल बताओ, है ना, यानी कि 4R2 क्या होगा, R1 की वैल्यू पूछी। तो अब इसके लिए आप ऐसा समझ लो, तीन वेरिएबल हो गए C1 C2, एक पूरा डिस्टेंस का वेरिएबल, एक R1 एक R2। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे यहाँ है तो R1 को लिख दो 4R2, तो C1 C2 हो गया बेटा 14 प्लस 5R2, तो आप यहाँ पे भी रख दो, है ना, तो ये पे आपके पास क्या आ जाएगा रूट के अंदर 14 प्लस 5R2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ R1 में से R2 हटाना है, मतलब 4R2 में से R2 हटा देंगे तो 3R2 बचेगा। अब सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ गई। अब इसके आगे आई थिंक आप लोग सॉल्व करके R2 निकाल सकते हैं, वो स्मॉलर रेडियस हो जाएगा, और 4 टाइम्स R2 यानी R1 आपका लार्जर रेडियस हो जाएगा। तो टेंजेंट की लेंथ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि जिनको रेडिकल सेंटर पता है कि उसको प्रूव करने की कोशिश करें। रेडिकल सेंटर क्या होता है कि आप तीन सर्कल्स अगर ले रहे हो तो उन सभी की रेडिकल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको रेडिकल सेंटर बोलते हैं। रेडिकल एक्सिस मतलब S1 माइनस S2 से आती दो सर्कल की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेडिकल एक्सिस ऐसा लोकस है जिसपे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो जिन दो सर्कल की वो रेडिकल एक्सिस है वहां पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है। तो जो रेडिकल सेंटर आया है तीन सर्कल के यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेडिकल एक्सिस के इंटरसेक्शन का पॉइंट, ये अकेला ऐसा पॉइंट है पूरे 2D के अंदर जहाँ से तीनों सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। तो रेडिकल सेंटर शब्द का यूज नहीं किया जाएगा जेई में, ऐसा बोल सकते हैं कि वो पॉइंट बताओ जहाँ से तीन सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ बराबर है। तो यहाँ पर हालांकि अब आपको बोला है कि यार एक ट्राइंगल का आपको रेडिकल आपको यहाँ पर बताना है कि अगर ट्राइंगल में सारी साइड को डायमीटर मान के अगर आप सर्कल बना रहे हैं कि भाई हमने ये भी सर्कल बना दिया, ये भी डायमीटर मान के सर्कल बना दिया, ये भी बना दिया, तो फिर आप उसके केस में बताओ कि इसका रेडिकल सेंटर क्या होगा। और टिप मेरी आपके लिए ये है कि ये जो रेडिकल सेंटर होता है ये इसका ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर्स के इंटरसेक्शन से आता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे सोचें जरूर, और चमकता है तो कमेंट्स में बताएं जरूर कि कैसे ऑर्थो सेंटर जो है ये डायमीटर पे बनने वाले तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर हो सकता है। ऑर्थो सेंटर आई थिंक आप लोग निकालना जानते हैं, फिर भी मैं याद दिला दूं, तीनों साइड दे रखी है तो सबसे पहले आप तीनों वर्टेक्स निकाल लेंगे। फिर अगर जैसे इसका स्लोप मान लो इस साइड का -1 है
तो इसके परपेंडिकुलर वाले का 1 होगा, उसको इस वर्टेक्स पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के लिख देंगे। फिर जैसे आप यहाँ से लिख रहे हो, सपोज सामने वाली साइड का स्लोप -2 है, तो इसका हाफ हो जाएगा और इस वर्टेक्स से पास करा देंगे, 2 अल्टीट्यूड लिख लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो सोचें जरा, थोड़ा सा गौर करें, है ना, लॉजिकल साइड आपकी मजबूत होनी चाहिए। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, इसको भी ज्योमेट्रिकली कर लेंगे। तो बोल रहा है पी से सेकेंड बना दिया पी ए बी, तो पी ए प्लस पी बी की जो रेंज है ये क्या होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर आपके पास है 0 0 और रेडियस बेटा देखेंगे तो रेडियस 1 है। तो 1 रूट 3 बाहर है, आप पावर ऑफ अ पॉइंट से भी चेक कर सकते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि अगर अपन यहाँ से सेकेंड बना रहे हैं, कोई भी मान लो ये बना दिया सेकेंड, तो ये पी ए और फिर पी बी, ये पी ए प्लस पी बी की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो जनरली मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होल्ड करती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मिनिमम के लिए अपन ले लेंगे कि भाई टेंजेंट एक्चुअली सेकेंड ही बन जाए, मतलब एक्चुअली है नहीं, बट अगर इस टेंजेंट से मैं जस्ट हल्का सा आगे लूं, जस्ट पास में, तो ये ए और बी पॉइंट बहुत नजदीक आएंगे। और टेंजेंट सेकंड थ्योरम होती है कि पी ए इंटू पी बी जो होता है ये पी टी स्क्वायर, टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो √S1 होती है, पावर ऑफ अ पॉइंट। तो हमें पावर ऑफ अ पॉइंट ही निकालेंगे, तो वहां पर हमें पी ए इंटू पी बी मिल जाएगा। तो ये तो पी ए पी बी की कहानी है। और सम के लिए भी अपन ऐसा ही कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो मैं केस ले रहा हूँ, इसमें पी ए और पी बी बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉइंट इतने ज्यादा पास ले लिए मैंने कि ऑलमोस्ट ये टेंजेंट है, तो पी ए बराबर पीबी ही समझ लो। तो आपका जो सम आएगा वो बेसिकली पी ए प्लस पीबी टेंजेंट की लेंथ का ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर आप 1 √3 इसमें पुट करेंगे तो 1 + 3 - 1, ये 3 आ गया, जिसका रूट लेने पे √3 आता है। तो √3 + √3, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट हो गया आपकी रेंज का। 2√3 ओपन लगेगा, ऑफ कोर्स क्लोज नहीं होगा क्योंकि सेकेंड टेंजेंट से अलग है। और मैक्सिमम के लिए आप सेंटर से ही पास करवा सकते हो, जैसा ये ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप पी ए पी बी देखेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस 1 √3 की जो आ रही है ये 2 के बराबर आ रही है। इसमें से रेडियस हटा दो तो पी ए आ जाएगा 2 - 1, पी बी आ जाएगा, रेडियस ऐड कर दोगे 2 + 1, यानी 1 और 3। इनका जो सम आएगा ये आ जाएगा 4 के बराबर। हाँ, यहाँ पर जरूर क्लोज हो सकता था, इन्होंने पता नहीं क्यों ओपन लगाया। तो रेंज आ जाएगी 2 √3 से 4। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कि सर इक्वल क्यों लिया आपने, तो मैं ऐसा भी हिंट दे सकता हूँ कि आप पी ए पी बी पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ए एम जी एम लगा सकते हो। लाइक पी ए प्लस पी बी की अगर मिनिमम चाहिए तो पी ए प्लस पी बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ पी ए पी बी हो जाएगा। और पी ए पी बी पी टी स्क्वायर होता है, तो 2 उधर जाएगा तो 2 टाइम्स पी टी, आप वहां से भी निकाल सकते थे। तो अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार था, एटलीस्ट सोचने में तो आपको मजा आया होगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमको ओरली करना है, आपको लिखना नहीं है, जो मैं बोलूंगा फॉलो करना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ओरली होगा तो मैं भी नहीं लिखूंगा। तो बोल रहा है x1 y1 जो है वो इसके रूट्स है, ठीक है। तो आपको x1 + y1 पता है, x1 + y1 क्या होगा, -b/a से -8 और प्रोडक्ट -97। x2 + y2 क्या होगा, -32/4 -8 प्रोडक्ट -997/4। x3 + y3 होगा -72/9 यानी -8 और प्रोडक्ट कुछ अजीब सा। तो आपने तीनों में क्या चीज ऑब्जर्व करी, तीनों में x1 + y1 x2 + y2 x3 + y3 सब -8 के बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x + y बराबर -8 वाली लाइन पर ही आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स लाई कर रहे हैं, और इसलिए ट्राइंगल नहीं बनेगा, कोलिनियर हो जाएंगे। तो कई बार खतरनाक, अब आप कोऑर्डिनेट निकालने बैठ जाते तब तो हालत टाइट हो जाती। तो कई बार सीमिंगली डिफिकल्ट दिखने वाली चीजों के अंदर आसान सा सिंपल लॉजिक छुपा होता है। स्ट्रेट लाइन के एक दो क्वेश्चन और करेंगे अपन। तो यहाँ पर बोल रहा है लाइन पासेस थ्रू 1, 0, स्लोप ऑफ द लाइन बताना है फॉर विच इंटरसेप्ट बिटवीन दीज टू पेयर ऑफ लाइन सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन। तो पहले भी बताया फिर भी बता दूं, कभी भी 2 डिग्री कर्व पे कोई लाइन एक इंटरसेप्ट कट कर रही है, कैसा भी कर्व हो, चाहे पैराबोला है, चाहे सर्कल है, चाहे आपका एलिप्स है, चाहे आपका हाइपरबोला है, चाहे इस केस के अंदर दो अलग अलग पेयर ऑफ लाइंस है, और फिर बात करी हो कि ये जो जिन पॉइंट पे कट कर रहा है इसको ओरिजिन से ज्वाइन करा जा रहा है, ये एंगल इसकी इक्वेशन, तो होमोजिनाइजेशन करना होता है। तो अपन पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, इसके केस के अंदर y - x + 2 और इनटू में आप कर दोगे y + x + 2। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा y + 2 का होल स्क्वायर और माइनस के अंदर x²। ये 2 डिग्री कर्व हो गया। अब अगर एक लाइन इसको कट कर रही है, इंटरसेप्ट बना रही है, कॉर्ड बना रही है, तो पेयर ऑफ लाइन जो ओरिजिन से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे, ये होमोजिनाइजेशन से निकालेंगे। स्लोप हमें पता नहीं है, तो y - 0 / x - 1, इसको भी m ले लेते हैं।
तो y बराबर हो गया आपके पास mx माइनस m। होमोजेनाइज करने के लिए आपको इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो mx माइनस वाई बाय एम ये 1 हो गया। जिनकी डिग्री 2 है बेटा उनको नहीं छेड़ते, जैसे वाई स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। जिनकी डिग्री 1 है उसको अपन एक बार होमोजेनाइज करते हैं, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा। फायदा ये होगा कि डिग्री 2 बन जाएगी और जो आंसर आता है होमोजेनाइजेशन से वो पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। और जिसकी डिग्री 0 है, जैसे यहाँ पे +4 में डिग्री 0 है, तो उसको अपन 2 बार होमोजेनाइज करेंगे। अब ये जो पेयर ऑफ लाइंस आई है जो ओरिजिन से इस इंटरसेप्ट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कनेक्ट कर रही है दोनों पेयर ऑफ लाइन से, तो ये राइट एंगल बना रही है और इसकी कंडीशन होती है, आप सब याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी 0 होना चाहिए। तो ये अपन ने रिवीजन में पहले भी देखा था। तो आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो आपके पास आएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस के अंदर आई थिंक 4 और यहाँ पे एम स्क्वायर एक्स वाई, कैलकुलेशन आप भी एक बार देख लेना, और माइनस में 4m वाई स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर खोलोगे तो 4 में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2mxy। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट उठाने बेटा और उनका सम 0 कर देना है। तो आप सारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट पकड़ के ऐड करो, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर पहले ही निपट गया, इधर तो है ही नहीं, इधर है -4m और प्लस 4m स्क्वायर और यहाँ पे 1। तो ये वाला जो पार्ट है इसको अपन यहाँ पे 0 कर देंगे, तो वहां से m आ जाएगा। और आई थिंक मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करी है, तो आप एक बार उसे वापस सॉल्व करो, तो बट आइडिया आपको वहां से मिल जाएगा इसके केस के अंदर। और वहां से आप करके देख भी सकते हो कि क्या इस केस के अंदर 0 आ भी रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पेयर ऑफ लाइंस में कभी जनरली होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, या मुझे यूनिकली मिला था तो हमने उसको यूज कर लिया। 62 के अंदर थोड़ा सा कॉस रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि x और y पॉजिटिव है और o ओरिजिन है और इस पे दो पॉइंट है a और b। यहाँ पर अपन ने ट्राइंगल बना लिया है ना, जिसकी साइड्स है OA, फिर आपके पास है AB और फिर है OB जो कि AP में है। तो इस साइड को a माइनस डी, इसको a और इसको a प्लस डी ले सकते हैं इस तरह से। और एंगल की बात करी है कि मैक्सिमम वैल्यू एंगल की क्या होगी AOB में। तो यहाँ पे कॉस रूल लगा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर और नीचे आ जाता है 2 टाइम्स ए बी। ये बराबर हो जाता है बेटा किसके, ये होता है कॉस थीटा के। तो हमें थीटा मैक्सिमाइज करना है तो कॉस थीटा मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर अगर आप देखोगे सॉल्व करने पे, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा कम हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा है ना, थीटा 0 से π/2 के बीच में। तो उसके लिए आप क्या करो, कॉस थीटा की वैल्यू क्योंकि आप इसके केस के अंदर कम करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम और न्यूमरेटर मिनिमम होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब डी स्क्वायर 0 हो जाए। तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ी वैल्यू ले लेगा 2a स्क्वायर, न्यूमरेटर सबसे छोटी वैल्यू ले लेगा a स्क्वायर, वहां से हाफ आ जाएगा, यानी cos थीटा हाफ हो जाएगा और d 0 है तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। cos थीटा हाफ कब होता है, π/3। तो आई होप आज का सेशन भी आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो सेशन पीडीएफ जरूर देखें, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और पुराने सारे वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी मैंने डाल रखी है। कल से अपन कोनिक सेक्शन पर आ जाएंगे, तो 11th 12th वाले टारगेट वाले सभी बच्चे अभी साथ में कर सकते हैं। तो फॉलो करते रहें कंसिस्टेंटली, कमेंट्स में बताएं कितने मार्क्स आ रहे हैं डेली, तो पता चलेगा आपको इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। और लाइक करें अगर पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वो भी जेई की तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। तो कल मिलते हैं अपन पैराबोला के साथ, आज पैराबोला के नोट्स रिवाइज कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।